प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल इस पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के आबोहवा तंत्र और उसकी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जितना मानव के लिए जल आवश्यक है, भोजन और वायु के समान जल की उसको आवश्यकता पड़ती है। और जब राजस्थान हमारे राज्य की बात होती है तो इस संसाधन की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राजस्थान का तो 61% भाग शुष्क प्रदेश है। तो हमें कहीं ज़्यादा इसके महत्व को मानना होगा। पहले के समय में सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन, कालीबंगा, पीलीबंगा ऐसी अनेक सभ्यताओं का उत्थान हुआ था एक समय में। अब अपने राज्य के बारे में ज़्यादा जाने तो हमें पता लगेगा कि हमारे राज्य में नित्यवाही नदियों की बहुत कमी है, यानी जो साल भर बहें और हमें जल संसाधन उपलब्ध करा सके, ऐसे बहुत कम नदियां हमारे राज्य में हैं। यहाँ जल विभाजक रेखा ने राजस्थान की नदियों के जल को दो भागों में बांट दिया है। पूर्व की तरफ जो जल प्रवाह है वो तो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और पश्चिम की ओर का जो है वो अरब सागर में जाता है। वाटरशेड एटलस, जल विभाजक की जो एटलस है उसको वाटरशेड एटलस कहते हैं। तो उसके आधार पर अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे सारे हम चलें तो अलवर, सांभर झील, अजमेर, ब्यावर, ये होती हुई सीधी उदयपुर तक चली जाती है। अब इसमें पश्चिमी और दक्षिणी भागों में तो लूणी, सूकड़ी, जोजड़ी, जवाई, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही ये मुख्य नदियां हैं। ये सारी अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। लेकिन इनका भी जल का जो स्रोत है वो वर्षा पर ही आधारित है। जब बरसात के समय में वर्षा होगी तो इनमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी। पूर्वी भाग में देखें तो चंबल नदी जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे साल बहने वाली नदी है। इसकी सूक्ष्म जलधारा तो हर साल बहती ही है। इस क्रम में काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, ढूंढ, मोरेल ये सारी नदियां इसमें आकर के शामिल हो जाती हैं। अब चंबल नदी में मिलकर के इटावा के समीप ये चंबल जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है और फिर बाद में यमुना, आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयाग में जाकर के गंगा से मिल जाती है, जहाँ पर संगम है, जहाँ पर हम संगम कहते हैं उस जगह को। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो उदयपुर के आसपास कई नदियों को जन्म देती है। उदयपुर के थोड़ा सा उत्तर में देखें तो सायरा नदी, और गोगुंदा के उत्तरी पूर्वी ढलान पर देखें तो बनास, बेड़च और आयड़ इन नदियों का उद्गम स्थल है। इन्हीं पर्वतों के दक्षिण पश्चिम ढलान पर देखें तो जवाई, सेई, साबरमती, वाकल इन सब नदियों के उद्गम स्थल हमारे राज्य में हैं। अब पूरे साल बहने वाली नदियों की तो हमारे यहाँ बहुत कमी है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली कहते हैं इसको, जो कि कुछ समय के लिए बहना और राज्य के अंदर ही रह जाना। राज्य के 60.2% क्षेत्र में तो आंतरिक प्रवाह ही पाया जाता है। पृथक प्रवाह बेसिन हैं, जैसे कि सांभर का बेसिन, कांतली का बेसिन, सोता और साबी का बेसिन, बाराटा का बेसिन। लूणी का जो बेसिन है वो एक अलग अपवा बेसिन है। सांभर झील में उत्तर और दक्षिण में मेंढा और रूपनगढ़ ये दो नदियां आकर के मिलती है, जिससे उसको जल मिलता है। खारी, खंडेल, बांडी ये नाले भी इसमें आकर के गिरते हैं। अब 2 या 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ,
और तीसरा है आंतरिक प्रवाह प्रणाली। सबसे पहले हम जानेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। बंगाल की खाड़ी की ओर जल को ले जाने वाली नदियों में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सदा प्रवाहिनी नदी चंबल है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर देती है। राजस्थान में ये पूरा जो इलाका इसका है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला इलाका है। यहाँ वर्षा है 800 मिलीमीटर से भी ज़्यादा, और ये नदी पथरीले पेटे में होकर के बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे काली सिंध, पार्वती, बनास, बांडी, बेड़च, ये सारी नदियाँ इसमें आकर के सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी वर्षा काल में प्रवाहित होती, बाकी समय में वे भी सूखी रहती हैं। ये चंबल नदी है, इसका मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल पर अगर देखें 616 मीटर की ऊंचाई पर जनपाव महू नाम जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये नदी 325 किलोमीटर की दूरी तक बह करके एक बहुत गर्त में से होकर के बहती है ये। फिर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में बहती हुई 84गढ़ के समीप आ जाती है। यहाँ पर ये 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक नीचे गिर जाती है। ये नदी 84गढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर लंबी है, एक गोर्ज में बहती हुई आती है। राजस्थान के ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, धौलपुर जिलों में बहती है। राजस्थान में जब इसकी एंट्री हो जाती है, प्रवेश हो जाता है, तो इसका जो तल है वो 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। और कोटा के संभाग में भैंसरोडगढ़ के पास इसमें बामनी नामक एक नदी आकर के मिल जाती है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया नामक जलप्रपात है। उत्तर पूर्व की ओर देखें तो ये बहती हुई फिर ये कोटा और बूंदी के पास सवाई माधोपुर, करौली और कोटा के पास सीमा बनाती है इनकी ये, और फिर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की भी सीमा रेखा बनाती है। ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे राज्य के लिए। कोटा से 65 किलोमीटर आगे जाने पर पाली नामक जगह है, वहाँ पर पार्वती नदी आकर के इसमें मिल जाती है। दूसरी ओर सहायक नदियाँ इसकी जो हैं वो चंद्रभागा और सिवान हैं। चंबल की मिट्टी का जमाव इस पूरे क्षेत्र में है। जमाव से ये भूमि उबड़ खाबड़ भी हो गई है, गहरी खाइयाँ, घाटियाँ ये बन गई हैं। ये सारा बीहड़ का क्षेत्र बन गया है। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति कहते हैं इसको, बैडलैंड टोपोग्राफी उसका उदाहरण है। खेती यहाँ पर हो नहीं सकती, अनुपयुक्त है। अपने उद्गम स्थल से लेकर के यमुना में मिलने तक ये नदी 965 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मुरादगंज के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर की दूरी में बहती है और पालिया से पिनाहट तक और आगे तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो ये नदी यमुना में मिलने से पहले दोनों राज्यों की सीमा रेखा बनाती है। इस बाद में ही जाकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा रेखा भी बनाती है। और राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो 19,500 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और महत्वपूर्ण है ये नदी क्योंकि इसके चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है। इससे सिंचाई होती है और जल विद्युत की सुविधा भी इससे मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है बनास। वन की आशा कहलाने वाली ये जो नदी है ये राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कांकरोली और उदयपुर के बीच का अपवा क्षेत्र है। बनास नदी अरावली को काटती हुई मेवाड़ के बीच से जाते हुए उदयपुर, नाथद्वारा,
राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, रामेश्वर, इन सारे स्थानों पर चलकर के बाद में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो बेडच, गंभीरी, कोठारी, खोरी, मैनाल, बांडी, मासी, धुंध, मोरेल। बीगोद और मांडलगढ़ के बीच में बनास, बेडच और मैनाल नदियों का संगम स्थल आता है। इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। 3 नदियां हैं ये, बनास, बेडच और मैनाल। इस नदी की जो कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, वो घाटी के दोनों तरफ उपजाऊ क्षेत्र ही है। बरसात के मौसम में ये बहती है, ये एक जानने वाली बात है। तो साल भर इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके आधार पर खेती बाड़ी भी कम ही की जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती। फिर बनास नदी के ऊपर एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है। टोडा रायसिंह के पास बीसलपुर नामक गांव है और उसमें बीसलपुर का बांध बनाया गया है। तो इससे सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अजमेर और अब तो जयपुर को भी, दोनों बहुत बड़े महानगर हैं हमारे राज्य के, वहाँ पर बीसलपुर के बांध से ही जल की आपूर्ति की जाती है। गंभीरी अगली नदी है, बेडच नदी की सहायक नदी है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रभावित होती है। फिर है बेडच, ये उदय सागर झील से निकलती है और आयड़ नदी के नाम से पुकारी जाती है पहले। फिर बेडच, इसका उद्गम स्थल जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर ये 190 किलोमीटर बहती है और चित्तौड़ से आगे बीगोद के पास जाके बनास में मिल जाती है। अगली नदी है कोठारी। इसका उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में दिवेर नामक जगह। 145 किलोमीटर तो ये मैदानी भाग में बहती है और फिर भीलवाड़ा जिले में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है मांडलगढ़ कस्बे के पास में और खेतीबाड़ी भी इसकी मदद से की जाती है। पार्वती नदी है अगली नदी। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो विंध्य श्रेणी में होता है और मध्य प्रदेश में बहती है पहले तो। फिर ये कोटा जिले में करवाहट नामक जगह पर जाकर के राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और पाली नामक जगह में जाकर के चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है खारी नदी। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ये उदयपुर जिले के बिजराल एक गांव का नाम है, वहाँ पर निकलती है ये और देवगढ़ के पास से होती हुई अजमेर जिले में देवली के पास बनास नदी में मिल जाती है। छोटी नदी है ये। फिर है अगली नदी काली सिंध। चंबल नदी की सहायक नदी है ये काली सिंध। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में और इसकी सहायक नदियां हैं परवन, निवाज, आहू। नोनेरा नामक जगह पर जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बाणगंगा नदी। ये नदी जयपुर जिले के बैराठ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ये नदी और आगरा जिले में फतेहाबाद नाम की जगह में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब दूसरा है नंबर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें सबसे बड़ी नदी है हमारी लूणी नदी। तो लूणी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले में आना सागर से निकलती है और अरावली की ढालों का जल लेती हुई ये आगे बढ़ती है। ये पाली, जोधपुर, बाड़मेर, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में से होकर के गुजरने वाली नदी है। कुल इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी का जल भी इसमें मिल जाता है और ये इसका बेसिन चौड़ा हो जाता है। ये केवल वर्षा के समय में बहने वाली नदी है। कई जगहों पर तो बालू के ढेर आ जाने के कारण अवरुद्ध तक भी हो जाती है ये। जोधपुर जिले में लूणी नदी अपने पेटे को गहरा करने के बजाय चौड़ाई में बढ़ा लेती है, तो इससे क्या होता है कि बरसात में बाढ़ भी आ जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी लालरी, गुहिया, बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी, सागाई।
इसका पानी बालोथरा तक देखें तो मीठा है और बाद में नमक के कण मिल जाते हैं इसमें, तो फिर ये खारा पानी हो जाता है इसका। अगली नदी है माही नदी। ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है माही नदी। उद्गम है इसका मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले में। अपने उद्गम से निकल कर के ये राजस्थान के बांसवाड़ा के खादू गांव में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में आ जाती है और नरवाली तक पहुंचने के बाद ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कुल 576 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बाद में खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा में इस नदी के ऊपर सिंचाई और पेयजल की सुविधा के लिए माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरान। ये मुख्यतया तो गुजरात की नदी है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। इस इलाके को 56 का मैदान कहा जाता है। ये भी बरसाती नदी है। अगली है सोम नदी। तो सोम नदी का उद्गम स्थल है ऋषभदेव के पास बावलवाड़ा के जंगलों में। बिच्छामेड़ा जगह का नाम है। यह डूंगरपुर की सीमा के साथ बहती हुई बेणेश्वर नामक जगह में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां वे हैं जाखम, गोमती, सारनी। बेणेश्वर नामक जगह पर 3 नदियों का संगम होता है जिनमें सोम, कमला और अंबा नदियां हैं। यहाँ पर डामोर और अन्य आदिवासियों का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, भरता है वहाँ पर। फिर है जाखम नदी। तो ये छोटी सादड़ी के पास माता के मंदिर के इसका उद्गम स्थल है और ये प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों से होती हुई सोम नदी में मिल जाती है। फिर है पश्चिमी बनास। ये अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है और अंत में कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती नदी। इसका ज़्यादातर अपवाह क्षेत्र तो गुजरात में है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में इसका उद्गम है। ये साबरमती नदी, इसमें सहायक नदियाँ बाकल, हथमती, मेशवा, बेतरक और माजम है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो डूंगरपुर, उदयपुर से निकलती हैं। अब तीसरा है आंतरिक प्रवाह प्रणाली। तो आंतरिक में 60% हिस्से में आंतरिक प्रवाह प्रणाली ही कार्य करती है। हमारे राज्य में ये जो नदियाँ किसी जगह पर प्रारंभ होकर समुद्र तक ना पहुँचें और किसी स्थलीय गड्ढे में गिर जाएं, रेत के टिब्बों में विलुप्त हो जाएं, तो इस प्रकार की जो प्रवाह प्रणाली है राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में दिखना भी एक सुलभ बात है। सांभर झील, कूचामन, डीडवाना, फलौदी, ये सारे इनका प्रवाह आंतरिक ही माना जाएगा, अंदर ही रह जाती हैं ये। इसमें पहली तो नदी है घग्गर नदी। तो पहले सरस्वती नदी के पेटे में बहती है नदी और उद्गम स्थल तो इसका हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी में शिमला के पास कालका के निकट से निकलती है ये और बाद में अंबाला और हिसार जिलों में से होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बी के पास प्रवेश कर जाती है और अपवाह तंत्र इसका अव्यवस्थित प्रकार का है क्योंकि इसमें अक्सर तो बाढ़ आती रहती है। हमारे राज्य को भी इससे कई बार नुकसान होता है। मानसून की ऋतु में इसका जो पेटा है वो बहुत फैल जाता है तो धान की फसल को बहुत नुकसान और कई बार इसकी कांप जो मिट्टी होती है उससे लाभ होता है। ये नदी अपने स्रोत से 465 किलोमीटर बहने के बाद भटनेर हनुमानगढ़ में है ये, वहाँ रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। बरसात के ऋतु में इसमें ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है। इसका पानी तो सूरतगढ़ तक पहुँच जाता है। फिर है कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल तो सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। ये पूरी तरह से वर्षा ऋतु पर आधारित है और तोरावाटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है। कुल अपवाह इसका 100 किलोमीटर का है। ये नदी सीकर जिले से शुरू होती है और झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के बाद चूरू जिले में जाकर के गायब हो जाती है। फिर है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर के पास में सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ है। बाद में ये बानसूर तहसील में चली जाती है। फिर बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़, बास,
मुंडावर और तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा में गुड़गांव जिले में थोड़ी दूरी तक तो बहती है और फिर पटौदी के उत्तर में जाके भूमि में विलीन हो जाती है। फिर है बाणगंगा का क्षेत्र, तो जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है नदी। इसका पानी भी यमुना तक पहुंच नहीं पाता, भरतपुर के पास ही जाके मैदानों में फैल जाता है। किसी समय में ये यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी। फिर है सांभर लेक, सांभर झील, इसका जो अपवा क्षेत्र है, तो इसके 4 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, जैसे जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर। सांभर जो लेक है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है इसका, 5702.62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 4 नदियाँ इस झील में आके गिरती हैं। मेंढा नदी प्रमुख नदी है, सामोद और सीकर की हर्ष की पहाड़ियों से निकल कर आती है, और फिर ये अजमेर रूपनगढ़ नदी में आती है। फिर तुरतमती, खारी और खंडेल नदियां हैं। छोटे छोटे नाले इसमें आकर के मिलते हैं। जो सांभर झील का जो अपवा क्षेत्र है, उत्तर में तो कांतली का बेसिन, पूर्व में देखें तो बांडी नदी का, दक्षिण में देखें तो मासी नदी का, और पश्चिम में देखें तो लूणी नदी का, इन सब से घिरा हुआ है। राजस्थान में भूजल की स्थिति आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जल की उपलब्धता यहाँ पर बहुत आसान नहीं है। प्रकृति ने इसको जल से के मामले में इसको काफ़ी पीछे रखा है। उसका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक है, और उसी प्रकार की तरीकों से, व्यवस्थाओं से इसका प्रबंधन किया जाता है, जिससे संरक्षित करके हम इस संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।